हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जुलाई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पर जाके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जुलाई मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का मिलेगा विद कंटेंट, आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। और आपको ये जो वीडियो है ये दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी, बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शंस एंड कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज लाई हूं, जिसमें हमने 1 to 38 पार्ट में कवर किया है हमारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज, जो अलग अलग टॉपिक के साथ। ये स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी, और स्पेशली आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 जो एग्जाम्स होने हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। और आप लोग हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिमानी बिस ब्लॉग को। और आरबीआई सर्कुलर जो मैं आपके लिए लेके आई लास्ट 6 मंथ का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी से जून तक के आरबीआई सर्कुलर के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 6 मंथ, काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और आज का वीडियो, जो है जुलाई मंथ का पार्ट 3 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। आज का पहला क्वेश्चन है, According to WHO report, which country was top remittance recipient in 2021, receiving 87 billion dollar? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 87 बिलियन डॉलर प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत, इंडिया इसका सही आंसर है। और इंडिया ने कितना रिसीव किया है? 87 बिलियन डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। तो ये आपको सीरीज में दिया है, सबसे पहले है इंडिया, फिर जाके है चाइना, फिर है मैक्सिको और फिर है फिलीपींस। ठीक है, तो आपको सेकंड पूछा जाए तो उसमें है चाइना and Mexico. India was the top recipient country for remittances inflows in 2021 in current US dollar among the low and middle income countries, according to a report released by World Health Organization. India received remittances worth 87 US billion dollar in 2021 as per the first world report on the health of refugees and migrants. ठीक है, तो भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 यानी कि 87 अरब डॉलर मिले और इस मामले में वह शीर्ष पर रहा है। हमारा देश इंडिया जो है वो इसमें टॉप पे रहा है। चाइना, मैक्सिको, द फिलीपींस एंड इजिप्ट वर द टॉप 5 नेशंस इन द लिस्ट। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो आपको दी गई है, मैंने आपको ऑप्शन में भी दिया है। ये टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट। इनका अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन है। चाइना का कितना है? 53 बिलियन डॉलर, मैक्सिको ऑल्सो 53, फिलीपींस 36 बिलियन डॉलर और इजिप्ट का कितना है? 33 बिलियन डॉलर। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। और मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देती हूँ कंटेंट में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने इसको जरूर पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, क्योंकि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कराती हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेंट से भी, इसलिए आपने कंटेंट को जरूर पढ़ना है। और अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट द वर्ल्ड बैंक। यानी कि विश्व बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए नए मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रमीत गिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है इंद्रमीत गिल इज द राइट आंसर। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड Indrameet as its chief economist and senior vice president for development economics at the Multilateral Development Bank. His appointment will be effective September 1st, 2022. यानी कि
भारत के अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी और इंद्रमित गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं, दूसरे इंडियन हैं इंद्रमित गिल। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे कौशिक बासु, जो 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। और इंद्रमित गिल अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन? इंद्रमित गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following has been approved by RBI for cross border payments? यानी कि निम्नलिखित में से किसे सीमा पार भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यानी कि ओपन कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय, फेयर एक्सपे सही है। इसके जो सारे ऑप्शन जो हैं वो सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव गो अहेड टू ओपन कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय एंड फेयर एक्सपे प्रोवाइडर्स ऑफ पेमेंट्स एंड एपीआई बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर इट्स cross border payments offering. Cross border payments are the focus of the Reserve Bank of India announcement about the second chorus release from the regulatory sandbox. The Reserve Bank chose 4 of the 8 entities that were a part of the test phase. यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय सैंडबॉक्स के तहत सीमा पार भुगतान के लिए 4 इकाइयों के उत्पादों को व्यवहारिक पाया है और इन उत्पादों का पहले परीक्षण किया जा चुका है। और इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new CEO of Paytm Payment Services Private Limited? सॉरी, PPSL यानी कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो क्या पूछा गया है कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका हो जाएगा नकुल जैन। नकुल जैन को नियुक्त किया गया है। नकुल जैन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पेरेंट 197 Communications has appointed Nakul Jain as the CEO of Paytm Payment Services Limited यानी कि PPSL. Praveen Sharma, who is now serving as the acting CEO of PPSL, has been promoted to oversee the organization's commerce vertical in addition to his other duties. यानी कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम की मूल इकाई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकारी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है नकुल जैन। तो नकुल जैन earlier served as managing director of private banking, priority banking, deposits and branch banking at Standard Chartered Bank. यानी कि नकुल जैन ने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has approved a proposal to raise 20,000 crore in debt to fund business growth? यानी कि क्या पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में कि किस बैंक ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए ऋण में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The board of private lender IndusInd Bank has authorized a plan to raise 20,000 crore in debt to finance company expansion. In a meeting, the bank board of directors approved the proposal according to a statement from IndusInd Bank. यानी कि निजी ऋणदाता IndusInd Bank ने बोर्ड के कंपनी के विस्तार के लिए ऋण में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को अधिकृत किया है। और IndusInd Bank के एक बयान के अनुसार एक बैठक बैंक के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक हैज लॉन्च्ड डैश इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो केनरा बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप डैश लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है? केनरा AI1। कौन सा किया है? केनरा AI1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केनरा बैंक हैज लॉन्च्ड केनरा AI1 its mobile banking app. The banking app would be a one
stop solution with more than 250 features to cater to the banking needs of its customers। यानी कि केनरा बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप केनरा AI1 लॉन्च किया है और बैंकिंग ऐप अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 250 से अधिक सुविधाओं के साथ वन स्टॉप सॉल्यूशंस होगा। और इसका एम क्या है? इट इज एम टू एलिमिनेट द नीड टू हैव मल्टीपल मोबाइल एप्स वर्किंग इन silos of availing of different specific services. The app is available in 11 languages to cater to a multiple sections of society in their preferred language। क्या बोला गया है कि इसका जो मेन एम है, उद्देश्य है, विभिन्न विशिष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई मोबाइल ऐप साइलो में काम करने की आवश्यकता को समाप्त करना है। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है जो समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी पसंदीदा भाषा में उपलब्ध कराता है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्गन स्टैनली हैज शार्पली लोअर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 टू डैश। तो क्या पूछा गया है कि मॉर्गन स्टैनली ने 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को तेजी से घटाकर डैश कर दिया है। तो कितना कर दिया है? 7.2% कर दिया है। 7.2% is the right answer of this question. तो अमेरिकन ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली कट इट्स फाइनेंशियल ईयर 23 रियल जीडीपी एक्सपेंशन एस्टिमेट फॉर इंडिया by 0.40% to 7.2% on slower global growth, and GDP growth will slow down to 6.4% in financial year 24। तो अमेरिकी ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विस्तार के अनुमान को 0.40% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.2% कर दिया है। वैश्विक विकास दर धीमी हो गई और वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी होकर 6.4% हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Which of the following companies has signed an MOU with the Bihar State Skill Development Mission to create supply chain operations talent pool in July 2022? यानी कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं फ्लिपकार्ट ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो e-commerce market Flipkart said that it had signed an agreement with the Bihar State Skill Development Mission to start the supply chain operations academy projects in the state। यानी कि फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इज इश्यूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। The government has designated zero coupon, zero principal instrument as securities in preparation for the creation of a social stock exchange। तो सरकार ने सामाजिक शेयर बाजार स्थापित करने की तैयारियों के बीच गैर लाभकारी संस्थानों के मामले में शून्य ब्याज वाले वित्तीय उत्पादों को प्रतिभूति घोषित किया है। और इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी रजिस्टर्ड विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विल इशू अ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मल अनाउंसमेंट रिलीज्ड द सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश द लॉ दैट वुड अप्लाई टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश हैज अनाउंस्ड restrictions on 3 cooperative banks for non-compliance with the directions। तो क्या पूछा गया है? डैश ने निर्देशों का पालन न करने के लिए 3 सहकारी बैंकों पर गंभीर प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो वो किसने की है? आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो 3 cooperative banks have received harsh limitation from the Reserve Bank of India along with the Sri Mallikarjun Patna Sahakari Bank situated in Karnataka. These banks also include 2 from Maharashtra, the Nasik Jila Girana Sahakari Bank Limited and सेकंड कौन सा है इसका, रायगढ़ सहकारी बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 कोऑपरेटिव बैंकों को पर जुर्माना लगाया है और केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई इन बैंकों द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण की गई है। क्या बोला गया है इसमें कि आरबीआई ने जिन बैंकों पर कार्रवाई की है उनमें कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक और रायगढ़ सहकारी बैंक का नाम शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Asian Development Bank has slashed India's GDP growth forecast to dash for financial year 2023। तो एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर डैश कर दिया है। तो क्या कर दिया है, 7.2% कर दिया है एडीबी ने। The ADB has slashed India's GDP growth forecast to 7.2% for financial year 23। Earlier this was estimated at 7.5%। तो एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। पहले यह 7.5% रहने का अनुमान था। और इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम एडीबी की। तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मार्लिंग फिलीपींस और इसके प्रेसिडेंट है मासुगोस्कावा और एडीबी फाउंडेड इन 19th of December 1966। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज बायोइकोनॉमी कुड लाइकली रीच $300 बिलियन बाय विच ईयर। तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $300 बिलियन तक पहुंच सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो पहुंच सकती है 2030 तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2030। By 2025 and 2030, India's bioeconomy is predicted to reach $150 billion and $300 billion respectively। The Biotechnology Industry Research Assistance Council यानी कि BIRAC released the India's Bioeconomy Report 2022 based on information about the economic contribution of the biotech sector। तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है। कितना पहुंच गई है, 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has retained her position as the richest woman in India for the second year in a row according to the third edition of Kotak Private Banking Hurun Leading Wealthy Women List। तो क्या पूछा गया है कि कोटक प्राइवेट बैंकिंग हरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में किसने अपना स्थान बरकरार रखा है। तो वो है रोशनी नाडर मल्होत्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा हैज रिटेन हर पोजीशन एज द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया फॉर द सेकेंड ईयर इन ए रॉ अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडिशन कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थी वुमेन लिस्ट। यानी कि एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा ने 2021 में अपने नेटवर्थ में 54% की बढ़ोतरी के साथ 84,330 करोड़ रुपए के साथ भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है और रोशनी नाडर की कुल संपत्ति है 84,330 करोड़ रुपए। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार फाल्गुनी नायर, जिन्होंने लगभग एक दशक पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड नायका शुरू करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर को छोड़ दिया था और फाल्गुनी नायर 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला के रूप में उभरी हैं। कौन, फाल्गुनी नायर। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Forex reserves decreased to $- billion during the ending week of July. तो जुलाई के अंतिम सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो कितना हो गया है? $572.7 बिलियन हो गया है। The Reserve Bank of India most recent data shows that during the ending week of July, Indian foreign exchange reserves decreased by $7.5 billion to $572.7 billion. The reserves have dropped to their lowest level in 20 months or since November 6, 2020 when they were $568 बिलियन। तो क्या बोला गया है कि आरबीआई के मुताबिक बीते 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में $7.541 अरब की कमी हुई है। अब यह घटकर कितना हो गया है? $572.712 अरब रह गया है। और इससे पहले इसी महीने 8 और 1 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई थी। इसी के रिगार्डिंग आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया contributes $million to United Nations Relief and Work Agency for Palestinian refugees। क्या बोला गया है कि भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $मिलियन का योगदान देता है। तो कितना है इसका? $2.5 is the right answer। कितना है? $2.5। India gave the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian refugees in the Near East $2.5 million। तो भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इन a singing ceremony at UNRWA headquarters in East Jerusalem, Sunil Kumar, Director of the West Asia and North Africa Division of the Indian Ministry of External Affairs, handed Karim Ahmed, Director of Partnership for the Department of External Relations, a check for $2.5 million। तो क्या बोला गया है कि UNRWA के मुताबिक, यहाँ पे यू हो जाएगा, UNRWA के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के निदेशक मंडल सुनील कुमार ने 22 जुलाई को पूर्वी जेरूसलम में UNRWA मुख्यालय में हस्ताक्षर समारोह में UNRWA के विदेश संबंध विभाग की भागीदारी के निदेशक करीम आमिर को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक प्रदान किया है। ये आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 23 बाय 80 बेसिस पॉइंट्स टू डैश फ्रॉम 8.2%। यानी कि IMF ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 80 आधार अंकों से घटाकर 8.2% से डैश कर दिया है। कितना कर दिया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो कर दिया है 7.4%। कितना कर दिया है? 7.4%। The IMF has slashed India's growth forecast for financial year 23 by 80 basis points to 7.4% from 8.2%, citing less favorable external conditions and rapid policy tightening by the central bank। यानी कि IMF ने कम अनुकूल बाहरी परिस्थितियों और केंद्रीय बैंक द्वारा तेजी से नीति को सख्त करने का हवाला देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 80 आधार अंकों से घटाकर 8.2% से 7.4% कर दिया है। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which IT giant announced the signing of a new 5-year contract for digital transformation with Nokia of Finland। यानी कि किस IT दिग्गज ने फिनलैंड के नोकिया के साथ डिजिटल परिवर्तन के लिए एक नए 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो वो की है विप्रो ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विप्रो इज द राइट आंसर। Wipro Limited, a company with its headquarters in Bengaluru, announced the signing of a new 5-year contract for digital transformation with Nokia of Finland. The new contract expands on a connection that was first formed more than 20 years ago।
तो विप्रो लिमिटेड एक कंपनी जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसने फिनलैंड की नोकिया के साथ डिजिटल परिवर्तन के लिए एक नए 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। नया अनुबंध उस कनेक्शन पर विस्तारित होता है जो पहली बार 20 साल से अधिक समय पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था? 20 साल से अधिक समय पहले। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। नोकिया के फाउंडर हैं फ्रेडरिक एडस्ट्रम और नोकिया के चेयरमैन है सारी बेल्डोफ और इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नोकिया की। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The MasterCard set to replace Paytm as title sponsor for all BCCI matches in India. Who is the president of BCCI? यानी कि मास्टरकार्ड भारत में सभी BCCI मैचों के लिए पेटीएम को शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदलने के लिए तैयार है और BCCI के अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया है। तो कौन है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI. So MasterCard is all set to replace Paytm as a title sponsor for all international and domestic cricket matches organized by the BCCI Board of Control for Cricket in India. Paytm held the rights till the end of 2023. तो भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने पेटीएम से छोड़ने का फैसला किया है और भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टरकार्ड को बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। मास्टरकार्ड की हम बात करेंगे तो फाउंडेड इन 16 दिसंबर 1966 इन यूएस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस और सीईओ है माइकल मैबेक और चेयरमैन कौन है? मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बांगा। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank will among the world's top 10 most valuable banks after its merger with its parent? तो अपने पेरेंट्स के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो गया है? वो हो गया है HDFC बैंक। और इसी के साथ ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अकॉर्डिंग टाइम्स ऑफ इंडियाज रिपोर्ट HDFC बैंक विल बी अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक आफ्टर इट्स मर्जर विद द पेरेंट मॉर्टगेज lender HDFC at the current valuation and will also be the first Indian bank to market it to the top 10 क्लब। यानी कि HDFC बैंक और HDFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस एंड कंपनी HDFC का आपस में विलय होने जा रहा है जिसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। तो किसका हो रहा है आपस में मर्जर? वो हो रहा है HDFC बैंक और HDFC का आपस में मर्जर होने के साथ ही इसका ऐलान पहले किया जा चुका है। द कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ HDFC बैंक एंड HDFC वुड बी अराउंड 160 बिलियन $। तो इसके साथ ही जैसे ही HDFC समूह में दोनों वित्तीय संस्थानों आपस में विलय हो जाएगा, HDFC बैंक दुनिया के टॉप 10 बैंकों के क्लब में शामिल हो जाएगा और मौजूदा समय में HDFC बैंक का मार्केट कैप है $108 बिलियन। कितना है? $108 बिलियन। HDFC बैंक की हम बात करेंगे तो MD CEO है शशिधर जगदीशन। एस्टैब्लिशमेंट 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन है इसका वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। किसकी बात हो रही है? HDFC बैंक की। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following state has signed an MOU with Telangana to set up its first all women run financial institution in the cooperative sector on the lines of the Srinidhi model of Telangana? यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने तेलंगाना की श्रीनिधि मॉडल की तर्ज पर सहकारी क्षेत्र में अपना पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं राजस्थान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान। द फर्स्ट ऑल वुमेन रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इज कमिंग सून इन राजस्थान फॉलोइंग ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज साइंड विद द तेलंगाना गवर्नमेंट श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन। यानी कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के श्रीनिधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द न्यू बॉडी विल प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट बाय सपोर्टिंग देयर एंटरप्राइजेस। द राजस्थान महिला निधि विल बी सेट अप
ऑन द लाइंस ऑफ द श्रीनिधि ऑफ तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियर एक्सिस बैंक सिटी डील वर्थ डैश। तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डैश के एक्सिस बैंक सिटी समझौते को मंजूरी दी है। तो कितना अमाउंट है? 12,325 crore rupees is the right answer of this question. The acquisition of Citicorp Finance Limited consumers banking operations by Axis Bank has been approved according to the CCI, यानी कि Competition Commission of India. The acquisition has been disclosed by the firms according to CCI. The transaction entails the going concern slump sale of Citibank and Citicorp consumers banking operations to Axis. तो CCI के अनुसार एक्सिस बैंक द्वारा सिटीकॉर्प फाइनेंस लिमिटेड के उपभोक्ता बैंकिंग संचालन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है और अधिग्रहण का खुलासा कंपनियों ने किया था। सीसीआई के अनुसार लेन देन में सिटी बैंक और सिटीकॉर्प के उपभोक्ता बैंकिंग परिचालनों की एक्सिस को बिक्री में गिरावट इसमें शामिल है। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF एंड निफ्टी 100 ETF, यानी कि निम्नलिखित में से किसने अपने इक्विटी नेक्स्ट 50 ETF और निफ्टी 100 ETF को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो की है HDFC म्यूचुअल फंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? HDFC म्यूचुअल फंड। In an effort to broaden its selection of HDFC MF index solution, HDFC Mutual Fund has announced the introduction of HDFC Nifty Next 50 ETF and HDFC Nifty 100 ETF. These provide exposures to the large cap market in India. तो HDFC MF इंडेक्स सॉल्यूशंस अपने चयन और को व्यापक बनाने के प्रयास में HDFC म्यूचुअल फंड ने HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF और HDFC निफ्टी 100 ETF की शुरुआत की घोषणा की है। ये फंड भारत में लार्ज कैप बाजार में एक्सपोजर प्रदान करता है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज एक्सेप्टेड द सेंटर रिक्वेस्ट फॉर अलाउइंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज टू ओन मोर देन 10% ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो आरबीआई ने गैर वित्तीय संस्थानों और गैर विनियमित संस्थाओं को आईडीबीआई बैंक के 10% से अधिक के स्वामित्व की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तो कितना अमाउंट है इसमें? 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज परसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ LIC हैज रिपोर्टेडली एक्सेप्टेड द सेंटर्स रिक्वेस्ट टू परमिट नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड unregulated entities to own more than 40% stake in IDBI Bank and to sell between 51 and 74% of the lenders through a strategic divestment process. तो RBI ने गैर वित्तीय संस्थानों और गैर विनियमित इकाइयों को आईडीबीआई बैंक में 40% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी देने के केंद्र के आग्रह को संभवतः स्वीकार कर लिया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank has set up race goal as a part of its plan to be among top 3 PSBs in India? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में शीर्ष 3 PSB में शामिल होने की अपनी योजना के तहत रेस लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो किया है यूनियन बैंक ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूनियन बैंक। राइट आंसर क्या है इसका? यूनियन बैंक, ऑप्शन डी। अब Moneymaker MD and CEO of Union Bank of India wants Union Bank of India to surpass other public sector banks and take the third largest public sector bank position in a time of few years। यानी कि अब Moneymaker जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आगे निकल जाए और कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक की स्थिति ले ले। कौन सा बैंक? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट किया है जुलाई मंथ का पार्ट 3 और इसके साथ ही हमारा जुलाई मंथ का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हुआ है और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जुलाई मंथ के सभी पार्ट सब जरूर देखिए, पार्ट 1 से पार्ट 3 तक, और आप कंटेंट भी जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, चाहे आप PDF डाउनलोड करके पढ़िए, इंपॉर्टेंट है कंटेंट भी।
एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं कंटेंट से। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसको शेयर जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताएं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।